नमस्कार। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास का चैप्टर लेकर आए हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो इनमें से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हम लेकर आए हैं। आशा है आपको ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं। तो यह है सभी, क्योंकि प्रवाही जल, भूमिगत जल और हिमनदी ये सभी दोनों कारक हैं। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा प्रवाहित जल किस अवस्था में अधोमुखी कटाक के द्वारा जलप्रपात व चौपानी जलप्रपात लुप्त हो जाते हैं। तो यह तरणा अवस्था में यह लुप्त हो जाते हैं। एज गाइज कि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का विकास होता है। तो यह है प्रभावित जल। नेक्स्ट, अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है मोनार्ड नोक। मोनार्ड नोक कहा जाता है। प्रभावित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो यह प्रौढ़ावस्था और प्राकृतिक तटबंध यह ठीक से सुमिलित नहीं है, बाकी सारे ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप बनी है। तो ये सभी बनी है। गार्ज भी बने हैं, गंभीरभूत विसर्ग और कैनियन, ये तीनों ही बने हैं। तो ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गर्तिका को परिभाषित करता है। तो यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़ों को गर्तों में फंसाकर गोलाकार घूमना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ये सभी जलोढ़ पंख भी इससे बने हैं, डेल्टा भी और प्राकृतिक तटबंध भी इसी से बने हैं। निम्नलिखित में स्तरीय कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है कि जब नदी वह उच्च स्थलों पर बढ़ती हुई मंडल से प्रवेश करती है तो जलोढ़ का गणना, तो ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो यह होती है चूना पत्थर प्रदेश में सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। डोलाइन और युवाल तथा लेपिस उदाहरण है। यह है भौमजल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों के उदाहरण है। निम्नलिखित हिमनद के द्वारा अपरदन के से निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों के निक्षेप को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हिमोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। निम्नलिखित में से हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ से नीचे रहने से होता है। तो वो उसको क्या कहते हैं? ड्रेमलिन कहते हैं। यदि समुद्री तूफान या सुनामी समुद्र के स्थल की ओर प्रवाहित होती है तो समुद्र अपतट पर बनी विभिन्न स्थलाकृतियों से उनके टकराने का सही क्रम कौन सा है। तो यह रोधिकाएँ, रोध, पुलिन और पुलिन स्पूत ये बनते हैं। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पर मलबे सहित रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं पेडिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्तरीय कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी कथन ठीक है कि भारत का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निर्भर तट है
भारत में पूर्वी तट, निचले अवसादी तट हैं, और भारत के पूर्वी तट पर निक्षेपित स्थलाकृत परतें, ये सभी ठीक हैं। उथली जल की झीलें पलाया किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं? तो यह मरुस्थल में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से गलत सम्मिलित कीजिए। गलत कौन सा है? तो इसमें समुद्री तरंग और बरकान, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट स्थलाकृतियों का क्या अभिप्राय है, या इससे आप क्या समझते हो? तो किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्रों में भौमजल द्वारा गुलहन प्रक्रिया व उसके निक्षेपण से बने स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन किन प्रदेशों में अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक है? तो पवन उष्ण मरुस्थलों व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक है। जलप्रपात नदी की किस अवस्था में निर्मित होते हैं? तो जलप्रपात नदी की युवावस्था में बनते हैं, जब नदी पहाड़ों पर बह रही होती है। नेक्स्ट है कि जल गर्तिका व अवनामित कुंड में क्या अंतर है? तो नदी तल में फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूमकर गर्त बना देते हैं, इसे जल गर्तिका कहते हैं। ये गर्त बड़े होकर अवनमित कुंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जलोढ़ पंखों का निर्माण कब होता है? जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे आती है तो उनका प्रवाह धीमा पड़ता है और वे अपने साथ में कंकड़ पत्थर को तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती है, यही जलोढ़ पंख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृति क्या है? तो पृथ्वी पर छोटे से मध्य आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। नेक्स्ट कि भू आकृति कारक किन दो प्रकार की आकृतियां स्थल रूपों को बनाते हैं? तो भू आकृति कारक अपर्दन व निक्षेपण में सूक्ष्म अतः ये दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, अपर्दित व निक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रभावित जल आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पेनी प्लेन या समप्राय मैदान क्या है? तो नदी या पर्दन के द्वारा बने मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो नदी वेदिका के उत्पत्ति के ये निम्नलिखित कारण है, जो है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन होना, विवर्तनीय कारणों में भू उत्पादन होना, नदियों और यदि नदियाँ तट के समीप होती हैं तो समुद्र तल में परिवर्तित होना, ये इसके पूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बड़े हैं 3 नंबर और 5 नंबर के, तो ये इस तरह से हैं कि नदी विसर्प से निर्मित होने के क्या कारण हैं? तो नदी विसर्प के निर्मित होने के मंद डाल पर बहते हुए जल से तटों पर क्षैतिज अथवा पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना है, तटों पर जलोढ़ जमाव जिससे जल के दाब का पार्श्वों का बढ़ना है, और प्रवाही जल का कोरोवालिस बल के असर से विक्षेपण होना है। गाज और कैनियन में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। तो गाज एक गहरी और सकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं, जबकि कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गाज की ही तरह गहरे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि गाज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग के करीब एक बराबर होती है, जबकि कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कैनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गाज कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बनता है। नेक्स्ट है कि अवनमित कुंड किसे कहते हैं? तो जल प्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जल प्रपातों के तल में ऐसे विस्तृत तथा गहरे कुंड को अवनियमित कुंड
कहते हैं। ये कुंड घाटियों को गहरा करने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो यह है जल का वेग, जल की मात्रा, नदी भार का आकार, ये प्रभावित करते हैं। कास्ट स्थलाकृति क्या है तथा एक क्षेत्र का नाम बताएं। तो चूने की चट्टानों और डोलोमाइट की चट्टानों पर भूमिगत जल के कार्य के कारण बनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। इस प्रकार की आकृतियां दक्षिण यूरोप, भूतपूर्व यूगोस्लाविया देश के एडियाट्रिक सागर तट यानी बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देती हैं। नदी विसर्प के निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताओ। तो ये इसका चित्र यहाँ नीचे दिया गया है। नदी मार्ग में एस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनते हैं। नदी के बाहरी किनारों पर अपर्दन तथा भीतरी किनारों पर निक्षेप से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुम्फत नदी की निर्माण प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाओ। इसका चित्र नीचे दिया गया है। नदी के निचले घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लगती है। इससे नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बालू की बनी दीवार के एक दूसरे से अलग होती हैं। ऐसी शाखाओं में बटी नदी को गुम्फत नदी के नाम से जाना जाता है। यह गुम्फत नदी कहते हैं। ये गुम्फत नदी का चित्र यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलप्रपात एवं छिप्रिकाओं की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो नदी का जल जब किसी कठोर चट्टान से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टान आ जाती है जिसे वह आसानी से काट लेती है, तो धीरे धीरे नदी के तल में अंतर आ जाता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। तो इसे जलप्रपात का निर्माण होता है। और छिप्रिका नदी तल पर जब कठोर एवं नरम चट्टानें क्रम में आती हैं तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लगती है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं। इन्हें ही छिप्रिकाएँ कहते हैं। निम्नलिखित का आरेख बनाओ। जलप्रपात, छिप्रिकाएँ और जलोढ़ पंख। तो ये इसके यहाँ चित्र दिए गए हैं। इनको आप देखिए और समझिए आगे कि इसके ये आरेख दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा निर्माण को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये डेल्टा के ये चित्र दिए गए हैं। नदियों समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद व मंद डाल के कारण बहुत मंद गति से बहती हुए एवं अवसाद के आकार में जमा कर देते हैं। इसे ही डेल्टा कहते हैं। गोलरंध्र किस प्रकार की भू आकृति है। तो गोलरंध्र भौमजल द्वारा निर्मित आकृति है या कास्ट क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रदान डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में जल के संपर्क में आने से ये शैलें घुल जाती हैं। इस तरह कीप की आकृति में बने छिद्र गोलरंध्र कहलाते हैं। कास्ट क्षेत्रों में ये बहुत विस्तृत क्षेत्रों में पहले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौम जल के निक्षेपण से बनी भौम आकृतियाँ की रचना को प्रक्रिया को समझाइए। तो भूमि के अंदर बहते हुए जल की से कंदराओं का निर्माण होता है। इन कंदराओं से के छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल टपकता है। इनमें मौजूद कैल्शियम नीचे जमा होता रहता है एवं नीचे लटकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेगमाइट और स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कहीं कहीं ये आपस में मिल जाते हैं जिन्हें स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि युग्मित वेदिकाओं और अयुग्मित वेदिकाओं में क्या अंतर है, चित्र सहित समझाइए। तो नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदान अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह हैं। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों को लंबवत अपर्दन में से निर्मित होती हैं। भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकती है जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती हैं। यदि नदी वेदिका नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती है तो उन्हें
युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। तो ये युग्मित वेदिका का है और ये अयुग्मित वेदिका का चित्र है। जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिका मिलती है या दूसरे पर नहीं, अथवा किनारों पर इन्हें ऊंचाई के अंतर में होता है, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल या भूमजल द्वारा निर्मित अपरदित स्थलाव रूपों का वर्णन कीजिए। तो चूना युक्त चट्टानें आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है रासायनिक क्रिया द्वारा कई स्थल रूपों का निर्माण करती हैं। तो यह है गोलरद। ये कीप के आकार के गर्त होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार होते हैं और इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। ये विलयरंध्र का चित्र है, ये गोलरंध्र और ये लेपीज। विलयरंध्र ये कुछ गहराई पर गोलरंध्र के निचले भाग से जुड़ी होती है। चूना पत्र चट्टानों के तल पर गुलन प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। लेपीज धीरे धीरे चूना युक्त पदार्थों के अधिकतर भाग गर्तों व खाइयों में बदल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों के संधियों में घुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप है स्टेकलाइट। यह चूना प्रदेशों की निक्षेपण प्रक्रिया से बनी स्थलाकृतियाँ। कंदराओं की छत से चूना मिला हुआ जल टपकता है। टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश छत से ही लटका रह जाता है। इसका पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत से लगा रह जाता है। ऐसी लटकती हुई स्तंभों को आकृति को ही स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये अगला है कि स्टेलेग्माइट। जब चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से नीचे धरातल पर गिरता है, जो जल तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन चूना पत्थर धरातल पर जम जाता है। इस प्रकार कंदराओं के धरातल पर एक स्तंभ भी खड़े हो जाता है, स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाता है, जिसे इस स्टेलेग्माइट कहते हैं। और स्तंभ विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्टाइट व स्टेलेग्माइट दोनों स्तंभ बढ़कर आपस में जुड़ जाते हैं, जिन्हें कंदरा या स्तंभ या चूना स्तंभ कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने 11th क्लास का चैप्टर 7 के बारे में जो प्रश्न उत्तर लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो उपयोगी और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।